बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में केवल उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लाली था। बिरजू ने बड़े चाव से लाली को नगर में पढ़ाई के लिए भेजा था। बिरजू की पुत्री लाली अत्यंत प्रतिभाशाली और समझदार थी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लोभी और बेईमान जमींदार भी रहता था। वह अपनी जमीन निर्धन किसानों को पट्टे पर देता था और उस भूमि के बदले उनसे बहुत अधिक लगान वसूल करता था। जमींदार अर्जुन अत्यधिक लालची था। वह निर्धन किसानों को बहला फुसलाकर पहले जमीन देता और बाद में उनसे कठोर शर्तें मनवा लेता। इन निर्धन किसानों की जिंदगी ही क्या है? बस 2 समय की रोटी के लिए दिन भर परिश्रम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 समय की रोटी को तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं तो केवल उन्हें आदेश देता हूं और समय आने पर सारी फसल हमारे भंडारों में भर जाती है। ये निर्धन किसान हमारे सामने झुके रहते हैं, हमारी सेवा करते रहते हैं। हाँ मालिक, आप तो इस क्षेत्र के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूं। मैं इन मूर्ख किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार पर देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूं। आखिर इनकी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? जमींदार अपने नौकर से ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि इतने में एक निर्धन किसान बिरजू वहां आता है जो अत्यंत दुखी और चिंतित होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन पट्टे पर देते हैं। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को पट्टे पर देता हूं। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन पट्टे पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 वर्ष के लिए काम करना चाहता हूं। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के ही गांव बसंतपुर में रहता हूं। अच्छा ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन पट्टे पर दे दूंगा, लेकिन जमीन देने से पहले कुछ शर्तें हैं। ठीक है मालिक, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। बताइए क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 वर्ष बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा। जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिरजू अपने घर लौट जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती शुरू कर देता हूं। आशा है कि इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी कुछ मेरे लिए बच पाएगा। बिरजू उस खेत पर दिन रात मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और बिरजू फसल की कटाई शुरू कर देता है। बिरजू द्वारा उगाई गई फसल की खबर जमींदार अर्जुन के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं, आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बिरजू ने बहुत ही अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। वह जो गेहूं की फसल है ना, एकदम लहलहा रही थी और उसने उसकी कटाई भी शुरू कर दी है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएं, तो भी मेरे पास कुछ न कुछ तो बच ही जाएगा। अरे बिरजू, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल बोई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तभी जाकर यह फसल तैयार हो पाई है। इसीलिए अब मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ बिरजू, यह सब मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ। ये अच्छी फसल तो उपजाऊ जमीन की वजह से हुई है। चाहे तुम मेहनत करो या न करो, फसल तो वैसे ही अच्छी होने वाली थी। मालिक, खेत चाहे जितना भी उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत न हो तो फसल कैसे उगेगी? मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है। ज्यादा बातें मत बना बिरजू। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही होता है जिसकी जमीन होती है। शर्त के अनुसार जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, वापस भी जाना है। यह कहकर जमींदार बिरजू से सारी अच्छी गेहूं की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है।
यह देखकर बिरजू बहुत दुखी हो जाता है। बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी बिताता रहता है। कुछ महीनों बाद उसकी बेटी लाली, जो पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी, गांव वापस लौट आती है। गांव लौटने पर जब उसने गांव का हाल देखा तो वो बहुत दुखी हो गई। अब्बा जान, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? गांव के सारे लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? लाली बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार अर्जुन जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका लाभ जमींदार जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है, न कोई अधिक्याव। तिम्बिशिया गरीब किसान सिर्फ मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दुखद स्थिति सुनकर लाली बहुत ही दुखी हो जाती है। अब्बा जी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूं और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लोभी जमींदार को उसकी ही शर्तों में जकड़ दूंगी। अगले ही दिन लाली जमींदार अर्जुन के पास पहुंच जाती है। अरे लाली, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मुझे पट्टे पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम कहाँ? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूं, मगर हूं तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे भली भांति आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम ही कहाँ रह गया है, पढ़ लिख कर तो सब बेरोजगार ही घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरे नियम और शर्तें सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। यह तो बच्ची है, इस बार ऐसी शर्त रख देता हूं कि सारी फसल मेरी हो जाए। वैसे भी इसका बाप बिरजू हर साल गेहूं ही बोता है, तो यह भी गेहूं ही बोएगी। अच्छा लाली सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा तुम्हारा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो बताओ। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से लाली अपने अब्बा के साथ खेत में काम शुरू कर देती है। इस बार लाली ने गेहूं या चावल के बजाय आलू की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है और इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई। अब लाली और उसके पिता दोनों मिलकर खेत से आलू निकालने लगते हैं। जब जमींदार अर्जुन को फसल की खबर मिलती है तो वह लाली के पास पहुंच जाता है। अरे लाली, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था ऊपर वाला हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा। अरे ये क्या लाली, इस बार तुमने आलू लगाया? ये तो आपकी ही शर्त थी मालिक, और शर्त आपने ही रखी थी। अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। इस तरह अपनी होशियारी दिखाते हुए लाली ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से में छोड़ आई। अरे यह बिरजू की बेटी मुझे बेवकूफ बनाएगी। आने दो उसे, अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह फिर मुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद लाली फिर से जमींदार के घर जाती है। कैसे है मालिक? अरे लाली, फिर से तुम? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आपकी जमीन पट्टे पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन पट्टे पर दे दूंगा, लेकिन इस बार मेरी शर्त ध्यान से सुनो लड़की, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा ही होगा। इस तरह लाली जमींदार से बात करके घर वापस आ जाती है। इस बार भी वह फिर से खेती की तैयारी में लग जाती है। लाली इस बार गेहूं की फसल लगाती है और कुछ दिनों बाद फसल बहुत अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी लग रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, अब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिन बाद जमींदार लाली के पास आता है। जैसे ही वह लाली के खेत के पास पहुंचता है,
गेहूं की फसल देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। अरे ये क्या, लाली ने इस बार तो गेहूं की फसल लगा दी। ये लड़की तो जितनी मैं समझ रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। मालिक, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा आपका। इस तरह अपनी चालाकी से लाली ने फिर से जमींदार को बेवकूफ बना दिया और जमींदार एक बार फिर धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला उठा। अरे मालिक, उस छोटी सी लड़की की बुद्धि तो देखिए। आप जैसे बड़े चालाक जमींदार को उसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम ठीक कह रहे हो झुमरू, मैं तो उसे बच्ची समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर बताऊंगा कि जमींदार अर्जुन क्या चीज है। लाली ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई। उस फसल का कुछ हिस्सा लाली ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। लाली और बिरजू दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। उस लालची जमींदार से आज फिर मुलाकात करती हूँ। उससे पट्टे पर जमीन लेकर फिर फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वह जमींदार अपनी शर्त में क्या नई चालाकी लाता है। यह सोचकर लाली फिर से जमीन के पट्टे के लिए जले जमींदार के पास चली जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने फिर आ गई हो। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं भी जमींदार हूँ। होशियारी नहीं आती मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो लाली, ये तुम क्या बोलती जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वही बात करो, यहाँ ज्यादा दिमाग बांटने की जरूरत नहीं। चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन पट्टे पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तुम खुद को बड़ी होशियार समझती हो ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लाली लालची जमींदार की शर्त मानकर अपने घर चली जाती है और एक बार फिर फसल उगाने की तैयारी में जुट जाती है। इस बार वह गन्ने की फसल लगाती है। मालिक, इस बार तो लाली का दिमाग घूमने वाला है। इस बार आपने ऐसी शर्त रखी है कि ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा भी आपका। तो अब देखते हैं वह किसान की बेटी कैसे बचती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा झुमरू, इस बार मैंने पूरा दिमाग लगाया है। अब देखता हूँ वो लड़की क्या करती है। दोनों बात करते हुए खेत के पास पहुंचते हैं और जैसे ही खेत को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मालिक, ये लाली तो आपकी भी उस्ताद निकली। देखिए जरा, इस बार इसने कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या, लाली ने इस बार तो गन्ने की फसल लगा दी। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा उसका, यानी इस बार भी मेरे हिस्से में सिर्फ घास फूस आएगा। मैं फिर बेवकूफ बन गया, मान गया उस किसान की बेटी की अक्ल को। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना ही दिया ना। नहीं मालिक, जरा ये तो बताइए कि मैंने आपको कैसे बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। अरे ओ किसान की बेटी, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और चालाकी में हम सबके बाप हैं। ये खेत भी हमारा है और इसमें उगने वाली फसल भी। अरे ओ झुमरू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने गांव के सीधे साधे किसानों को बहुत लूटा है और आज पहली बार किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही होता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सबको उनकी मेहनत का पूरा हक दूंगा। जितनी किसानों की जमीनें मेरे पास गिरवी रखी हुई हैं, उनके सारे कागजात मैं वापस कर दूंगा और कभी भी किसी की गरीबी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है।
एक किसान दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मगर न तो वह अच्छे कपड़े पहन सकता है, न अच्छा खाना खा सकता है। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वह खुद भूखा रहकर खेतों में काम करता है। ऐसे में उन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनका हक तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आप उन्हें उनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक। अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, वरना आपको इससे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह लाली अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर ले आती है। जमींदार अर्जुन ने गांव के किसानों की जमीनें और उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशहाल रहने लगे और किसी भी जमींदार ने फिर किसी किसान का हक नहीं छीना।